नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछली कुछ क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं भाषाई कौशलों के बारे में। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे व्याकरण। तो भाषा में कुशलता प्राप्त करने के लिए व्याकरण को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और व्याकरण में कुशलता प्राप्त करने के लिए व्याकरण के जो प्रकार हैं या उसके जो घटक है उसको सुदृढ़ करने की, उसको मजबूती देने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो पिछली क्लास में हमने व्याकरण के जो मुख्य जो बेस होता है, वर्ण, शब्द, वाक्य और विराम चिन्ह, इन चार चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। किस तरह से इन चार चीजों को सीख कर, इन चार चीजों को ध्यान में रखकर हम अपना जो बेस है व्याकरण का उसको मजबूत कर सकते हैं, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज की क्लास में इसी क्रम में हम लोग व्याकरण का एक दूसरा घटक जो है कारक, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कारक जो है वो आपके शिक्षण, आपके लेखन शैली पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। कारक के ये जो 8 प्रकार आप सीखेंगे आज की क्लास में, उन 8 प्रकारों को लेकर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, उनके नामों में कंफ्यूज होते हैं। और वाक्य में जब हम इन कारकों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी कई बार बच्चे अलग कारक के स्थान पर किसी अन्य कारक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो वाक्य रचना है वो सही नहीं होती। तो आज की क्लास में हम इन्हीं गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। इन गलतियों को पहले सीखेंगे कि हम कहाँ क्या गलती करते हैं, असल में किस वाक्य में किस तरह का कारक होना चाहिए, कारक के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी बातें हम आज की क्लास में सीखेंगे। और व्याकरण में कुशलता प्राप्त करने की ओर हम अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं कारक के बारे में। कारक को जानने के लिए हमें उसकी परिभाषा, उसका भेद और उदाहरण, किस तरह के कारक किन तरह के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले कारक क्या होता है। कारक की इतनी आवश्यकता हमें होती है, हम वाक्य को, कोई भी वाक्य हम बिना कारक के पूर्ण नहीं कर सकते, हमें हर एक वाक्य में कारक की आवश्यकता होती है। तो ये कारक, सबसे पहले हमें जानना होगा कि कारक होते क्या है। तो कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। हम जो भी वाक्य लिखते हैं उस वाक्य में एक कर्ता होता है। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, ठीक है। और क्रिया को करने वाला जो है वो करता है। तो इन्हीं शब्दों को, वो संज्ञा हो सकता है, वो सर्वनाम हो सकता है। तो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ, अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं या जो निशान होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कारक। इन्हें विभक्ति या परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब कारक के उदाहरण यदि हम समझें, उदाहरण के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण जैसे है, राम ने रावण को बाण मारा। दूसरा उदाहरण है, रोहन ने पत्र लिखा। तीसरा उदाहरण है, मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब यहाँ ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का
क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही कारक होता है। अब यहाँ पर जो तीनों प्रकार के वाक्य हमने देखे, यहाँ पर इन वाक्यों में जो ने है, को है, से है, ये क्या करते हैं? वाक्य के कर्ता का, जो वाक्य की क्रिया हो रही है, जैसे पहले वाक्य में कर्ता कौन है? राम, और क्रिया क्या हो रही है? बाण मारने की। तो ये जो कर्ता और क्रिया है, इनके बीच में जो संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं, ने और को, इन्हें यदि हम निकाल दें तो आपका वाक्य कैसे बन जाता है? राम रावण बाण मारा। अब इसके माध्यम से हमारे वाक्य का जो अर्थ है वही स्पष्ट नहीं होता है कि असल में वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है या कौन सा कार्य किया जा रहा है। वो हमें कब पता चलता है? जब हम ने और को के माध्यम से कर्ता और क्रिया को जोड़ते हैं, उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। राम ने रावण को बाण मारा। जब हम इस तरह से ने और को का प्रयोग करके वाक्य की क्रिया और उसके कर्ता के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण बन जाता है। तो वाक्य की क्रिया, चाहे वो वाक्य की क्रिया का वाक्य के कर्ता के साथ, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही हमारे कारक होते हैं। अब इन कारकों के प्रकार, तो कारक जो होते हैं उनके कुल 8 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है उसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इस तरह से कारक के कुल 8 भेद हैं। इन 8 भेदों के या इन 8 प्रकारों के कोई ना कोई निशान है, कोई ना कोई चिन्ह है, जिन्हें देखकर हम वाक्य के कारक की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने एक सारणी है। इस सारणी को यदि आप याद कर लेते हैं, यदि आप अच्छे से याद रखते हैं, तो आपको कारक के प्रश्नों को हल करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कारकों की आवश्यकता आपको 2 तरह से पड़ती है। या तो आप पूरे वाक्य में उत्तर लिख रहे हो, या निबंध, कहानी, लेखन, कुछ भी, कोई भी लेखन कार्य आप कर रहे हो। लेखन कार्य करते समय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए ये कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम यानी जो भी हमारा करता है उसके द्वारा जो क्रिया वाक्य में की जा रही है, उस क्रिया के साथ ये कारक ही संबंध स्थापित करते हैं और वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो हर तरह का वाक्य, चाहे आप प्रश्नों के उत्तर लिखें, चाहे आप निबंध लेखन लिखें, पत्र लेखन लिखें, वाक्य प्रयोग करें या कहानी लेखन करें, किसी भी तरह के लेखन कार्य को करने के लिए, लेखन की कुशलता को बनाए रखने के लिए इन कारकों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दूसरी तरीके के प्रश्न आपको आता है व्याकरण विभाग में कारक संबंधित प्रश्न। आपको वाक्य दिए गए होते हैं, वाक्य में से कारक को पहचान कर, यानी कारक का जो निशान है, जो चिन्ह है, उसे पहचान कर उसका प्रकार, यानी वो कौन से प्रकार का कारक है, वो बताना होता है। तो यदि आप कारक के इस चार्ट को, इस सारणी को अच्छे से याद रख लेते हैं, तो आप किसी भी तरह का प्रश्न हो, चाहे वो कारक का व्याकरण विभाग का प्रश्न हो या अन्य तरह के वाक्यों में कारक के उपयोग के प्रश्न हो, आप इन दोनों ही तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कारक कौन से होते हैं और उनको पहचानने के निशान कौन से होते हैं या उनके चिन्ह कौन से होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक का लक्षण क्या है? वो जो काम करे, यानी वाक्य में जो काम करता है वो होता है कर्ता कारक, और इसकी पहचान हमेशा होती है ने।
ने चिन्ह के माध्यम से वाक्य में यदि कहीं भी ने आया है तो ने के पहले का जो शब्द है वही हमारा कर्ता कारक है। जैसे पहले वाक्य में हमने पढ़ा था, राम ने रावण को बाण मारा। तो राम ने यानी बाण किसने मारा है? राम ने चिन्ह के माध्यम से हमें पता चलता है कि राम ने रावण को बाण मारा, और यही राम जो है वो हमारे वाक्य का कर्ता कारक है। दूसरा प्रकार है कर्म कारक, यानी इसका लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया करने के बाद जिस भी शब्द पर उसका फल पड़ रहा है, असर दिखाई दे रहा है, वही होता है हमारा कर्म कारक। इसकी पहचान हमेशा होती है को शब्द के माध्यम से। को शब्द के पहले जो नाम या सर्वनाम हो वही हमारा होता है कर्म कारक। तीसरा प्रकार है करण कारक। करण कारक का लक्षण है काम करने या क्रिया होने का साधन। जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं वो जो है वो करण कारक कहलाता है, और इसका चिन्ह है से या के द्वारा। चौथा प्रकार का कारक है संप्रदान। इसका लक्षण है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। इसका चिन्ह है को और के लिए। अपादान कारक। अपादान कारक का लक्षण है जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी वस्तुओं में जब अलगाव की स्थिति पता चलती है तो वहां पर आता है अपादान कारक। यहाँ पर भी इसका चिन्ह है से। अब ये अपादान कारक का जो चिन्ह है से और करण कारक का जो चिन्ह है से, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों के पास ही से दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से लक्षण को पढ़ेंगे तो करण कारक का जो से है वो कार्य को करने का साधन बताता है, और अपादान कारक का जो से है वो वस्तुओं में अलगाव की स्थिति का बोध कराता है। तो इस लक्षण को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दोनों से में क्या फर्क है उसके आधार पर आप करण कारक और अपादान कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक का लक्षण है जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े या बताए। अब यहाँ पर चिन्ह है इसके का, की, के। इसको हम कई बार उसका, उसकी, उसके के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और रा, री, रे, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। ठीक है, तो ये चिन्ह जो है ये संबंध कारक की पहचान है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो लक्षण है वो है जो क्रिया का आधार हो। क्रिया का जो आधार है वो है अधिकरण कारक, और इसकी पहचान है या इसका निशान है में या पर। में और पर यदि वाक्य में आए हैं तो उसके पहले के जो शब्द है वो है हमारा अधिकरण कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी जिससे किसी को पुकारा जाए, यानी जो भी नाम या जो भी प्रयोग में हम शब्द लाते हैं किसी को पुकारने के लिए, वो हमारा संबोधन कारक होता है। अब इसकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, हम कई तरीके से लोगों को संबोधित करते हैं। तो उदाहरण अगर आप देखें तो ये कुछ 2-3 शब्द मैंने लिखे हैं, हे, अरे, हो, अहो, अजी। तो इस तरह के जो सारे शब्द हैं जिन्हें हम संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं और वो होते हैं हमारे संबोधन कारक। संबोधन कारक की एक और पहचान है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह हमेशा संबोधन शब्द के बाद लगाया जाता है। संबोधन शब्द के बाद विस्मयादि चिन्ह है, यानी उस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से ये हमारे कारक के प्रकार, उनको पहचानने के हमारे लक्षण, और उनको वाक्य में ढूंढने के या सही वाक्य में सही कारक प्रयोग करने के हमारे चिन्ह। इस सारणी को आपको अच्छे से याद रखनी है
ताकि आप लेखन कौशल में जो कारकों से संबंधित गलतियां करते हैं या व्याकरण विभाग में जो कारक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसे आप आसानी से हल कर सकें। अब हम देखते हैं कि हर एक कारक को पहचाना कैसे जाता है, वाक्य में ये कारक शब्द किस तरह से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? तो जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। कर्ता कारक क्या है? तो सरल भाषा में यदि हम आपको बताएं तो वाक्य में जो क्रिया हो रही है, यदि वो क्रिया खाने की हो रही है या दौड़ने की हो रही है, तो वो क्रिया करने वाला जो है वही कर्ता कारक होता है। जैसे यदि हम वाक्य कहें घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ने की क्रिया एक्चुअली किसके द्वारा की जा रही है? तो घोड़े के द्वारा। तो ये घोड़ा क्या है? हमारा कर्ता कारक। तो वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया जिसके माध्यम से की जा रही है वही हमारे वाक्य का कर्ता कारक होता है। अब इस कर्ता कारक की पहचान जैसा कि हमने देखा ने चिन्ह के माध्यम से या ने विभक्ति के माध्यम से होती है। लेकिन कई बार ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां पर ने नहीं होता लेकिन वहां कर्ता कारक होता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर इस वाक्य में ने चिन्ह का लोप है, यानी वो गायब है, लेकिन फिर भी कर्ता और क्रिया का पता वाक्य के माध्यम से हमें चल रहा है। तो अब जहां पर ने शब्द का लोप है वहां पर हम कर्ता का पता कैसे लगा सकते हैं? तो हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। अब ये प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं? दो शब्द हैं, पहला किसने और दूसरा है कौन। जिन शब्दों में ने है वहां पर किसने का प्रयोग करके आप कर्ता कारक का पता लगा सकते हैं। जिन शब्दों में ने नहीं प्रयोग में लाया गया है वहां पर कौन शब्द से प्रश्न पूछकर आप कर्ता कारक का पता लगा सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर उदाहरण देखें, पहला उदाहरण है राम ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? राम ने। यानी राम जो है वो हमारे इस वाक्य का कर्ता कारक है, वही वाक्य की क्रिया को अंजाम दे रहा है। दूसरा है रमेश ने आम खाया। यहाँ भी ने का प्रयोग हुआ, यानी हम प्रश्न किससे करेंगे? किसने। किसने आम खाया? तो रमेश ने। मोहन घर आ गया। अब यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वाक्य में कर्ता कारक है, क्योंकि कोई ना कोई क्रिया हो रही है। जब जब क्रिया हो रही है तो क्रिया को करने वाला भी अवश्य होगा। तो मोहन घर आ गया, क्रिया कौन सी हो रही है? घर आने की। अब यहाँ पर मुझे पता लगाना है कर्ता कारक का, क्योंकि ने शब्द जो है वो लोप है, वो गायब है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न कर सकते हैं कौन के माध्यम से। कौन घर आ गए? तो उत्तर मिलेगा मोहन। यानी हमारे वाक्य का जो कर्ता है वो है मोहन। इसी तरह से अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। यहाँ पर भी आप कर्ता का पता लगा सकते हैं ने शब्द को देखकर या फिर किसने के माध्यम से प्रश्न कर। घोड़ा दौड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया। तो ने ये आसान पहचान है आपकी कर्ता को वाक्य में ढूंढने के लिए। यदि ने वहां पर ना लगा हो और फिर भी आपको कर्ता ढूंढना है तो कौन शब्द का प्रयोग करके आप प्रश्न बनाएं और आपका उत्तर जो मिलेगा
वही आपका कर्ता कारक है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी वाक्य में कर्ता तो कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिस पर क्रिया का, यानी वो कर्ता जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया का प्रभाव भी किसी पर पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कर्म कारक। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, यानी इसकी पहचान जो है वो है को। कर्म कारक को हम पहचान सकते हैं को चिन्ह के माध्यम से। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। अब यहाँ कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है। बच्चे को कौन सुला रहा है? कौन से जब हमने प्रश्न किया तो उत्तर मिलेगा माँ, यानी माँ जो है वो वाक्य की कर्ता कारक है। अब माँ करता है, वो कौन सी क्रिया कर रही है? सुलाने की। माँ कर्ता कारक, सुलाना क्रिया हो गई। तो इसका असर, सुलाने का असर किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। वो किस माध्यम से दिखाई दे रहा है? को के माध्यम से। को विभक्ति के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि माँ जो क्रिया कर रही है उसका असर बच्चे पर दिखाई दे रहा है। माँ बच्चे को सुला रही है, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो है कर्म कारक। इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा। यहाँ रावण को कर्म कारक है। राम क्रिया कर रहे हैं, क्रिया कौन सी हो रही है? मारने की, लेकिन असर किस पर हो रहा है या क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो वो है रावण, और वो हमें पता चल रहा है को शब्द के माध्यम से। तो रावण को इस वाक्य का कर्म कारक है। अब कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है, जैसे हमने कर्ता कारक में देखा कि कई बार ऐसे वाक्य भी होते हैं जब वहां पर ने शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो भी वाक्य में कर्ता कारक होता है। उसी तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि जब वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता लेकिन फिर भी वाक्य में कर्म कारक होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है मोहन, यानी मोहन हो गया कर्ता कारक। क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की। तो मोहन पढ़ने की क्रिया कर रहा है, लेकिन उसका असर किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। पुस्तक के माध्यम से ही वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो ये पुस्तक जो है वो क्या हो गई है? कर्म कारक। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। ये जो कर्म की लिस्ट, क्रिया की लिस्ट यहाँ पर है, यानी बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं इनके साथ में को विभक्ति को लगाया जाता है। जब ये क्रियाएं वाक्य में आती हैं तो वाक्य में को विभक्ति को लगाया जाता है। उससे हमें समझ में आ जाता है कि कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो वो होता है हमारा कर्म कारक। जैसे उदाहरण यदि हम देखें, मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, पिता ने पुत्र को पुकारा, हमने उसको खूब सवेरे जगाया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो इस तरह की जो सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को, ये क्रियाएं, इस प्रकार की क्रियाएं यदि वाक्य में है तो वाक्य में को होता ही है, आता ही है। लेकिन यदि जब मारना क्रिया का अर्थ
पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, लेकिन यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती, अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है। मारना, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर मारा का जो असर है, यानी जब पीटना से हम इसका असर लेते हैं या इसका अर्थ लेते हैं तो वहां पर को विभक्ति आती है, लेकिन जब हम उसका अर्थ शिकार करने से लेते हैं तो वहां पर विभक्ति जो है वो गायब हो जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझें तो लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर इस मारा का अर्थ आ रहा है पीटना से संबंधित, यानी लोगों ने चोर को पीटा, तो इसलिए इस वाक्य में को विभक्ति लगाई गई है। लेकिन दूसरे वाक्य में शिकारी ने बाघ मारा, यानी यहाँ पर बाघ का शिकार किया गया है, तो यहाँ पर जो मारा शब्द का प्रयोग हुआ है या मारने की क्रिया हो रही है वो असल में मारने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। उसी तरह से हरि ने बैल को मारा, तो यहाँ फिर से पीटना का रूप में मारा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ को विभक्ति लगाई गई। मछुए ने मछली मारी, यहाँ मछली का शिकार करने से संबंधित बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर को विभक्ति जो है वो गायब है। तो इस तरह से मारना के दो अर्थ निकलते हैं, जहां पर पीटने का अर्थ निकल रहा हो वहां हम को विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जहां पर मारा शब्द से शिकार करने का अर्थ हम निकाल रहे हो वहां पर हम को विभक्ति का प्रयोग जो है वो नहीं करते। अगले प्रकार का कारक है हमारा करण कारक। जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का क्षेत्र बाकी कारकों से बड़ा होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक दोनों ही कारकों का विभक्ति चिन्ह जो है या पहचानने का जो चिन्ह है वो है से, लेकिन इन दोनों से में फर्क क्या है? करण कारक का जो से है वो हमें देखना है साधन के रूप में, यानी जिस कार्य को करने के लिए जो यह कार्य किया जा रहा है वो किस माध्यम से किया जा रहा है, किस साधन के द्वारा किया जा रहा है, वो हमें करण कारक से पता चलता है, और अपादान कारक वो दूसरा अर्थ निकालता है। तो यहाँ फिलहाल हम बात कर रहे हैं करण कारक की। तो वाक्य में जो कर्म हो रहा है वो किस साधन के माध्यम से किया जा रहा है वो बताने का कार्य से और के द्वारा इन शब्दों के माध्यम से किया जाता है, और यही हमारा होता है करण कारक। जैसे उदाहरण यदि हम देखें, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन किससे खेल रहे हैं? गेंद से। तो यहाँ पर साधन क्या है बच्चों के खेलने का? गेंद। बच्चा बोतल से दूध पीता है। बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन किससे दूध पी रहा है? साधन क्या है उसके दूध पीने का? तो वो है बोतल। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को मारा, लेकिन कैसे मारा? किसकी सहायता से मारा? तो वो है बाण की सहायता से, बाण से मारा। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। उसी तरह से कलम से पत्र लिखा है। तो यहाँ इन वाक्यों में जितने भी से हैं वो वाक्य की जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को घटित कराने के लिए साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और ये यहाँ पर इसलिए हमारे करण कारक है। अगला हमारा कारक का प्रकार है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। इसको किसके लिए इस प्रश्नवाचक शब्द को लगाकर भी
पहचाना जा सकता है। जैसे कर्ता की पहचान करने के लिए हमने किसने और कौन, इन दो शब्दों के माध्यम से प्रश्न बनाकर कर्ता कारक की पहचान हमने की। उसी तरह से संप्रदान कारक की पहचान करने के लिए वाक्य में हम किसके लिए इस शब्द के माध्यम से प्रश्न बनाकर संप्रदान कारक की पहचान कर सकते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है के लिए और को। अब ये को जो है ये कर्म कारक के पास भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसके लिए प्रश्न करेंगे, किसके लिए का उत्तर यदि को के माध्यम से मिलता है तो वहां संप्रदान कारक होगा। यदि उस वाक्य में किसके लिए के माध्यम से को का उत्तर नहीं मिलता तो वहां पर संप्रदान कारक नहीं होगा। ठीक है। तो सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हमने बात की वाक्य में एक कर्ता होता है यानी कार्य करने वाला होता है, दूसरा क्रिया होती है यानी जो क्रिया कर्ता जो काम करता है वो एक क्रिया होती है, और वो क्रिया किसके माध्यम से कर रहा है या किसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है इसकी बात हमने की। चौथी चीज यहाँ पर आती है कि वो किसके लिए कार्य कर रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो हमें समझ में आया, लेकिन वो कार्य किसके लिए कर रहा है तो वो होता है हमारा संप्रदान कारक। जैसे उदाहरण हम देखें तो गरीबों को खाना दो, तो किसको खाना दो, उत्तर क्या मिलेगा हमें, गरीबों को। तो यहाँ गरीबों को जो है वो है हमारा संप्रदान कारक, यानी खाना किसके लिए दिया जा रहा है, गरीबों के लिए, तो है संप्रदान कारक। उसी तरह से मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने शाम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। इन सारे वाक्यों में अगर आप किसके या किसके लिए शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही हमारा संप्रदान कारक है। और इन वाक्यों को पढ़ने से भी साधारण अर्थ में जब इन वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखाई देगा कि जो भी क्रिया हो रही है वाक्य में उसका असर किसी न किसी पर पड़ रहा है। तो जिस पर उसका असर पड़ रहा है वही हमारा संप्रदान कारक है। अगला प्रकार है हमारा अपादान कारक। अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहां पर अपादान कारक होता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना या उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना या तुलना करना, इन सारे अर्थों का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किससे, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। तो यहाँ अपादान कारक इसका विभक्ति चिन्ह है से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि करण कारक के पास भी है से, लेकिन करण कारक का जो से है वो साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पेन से पत्र लिखा या कलम से पत्र लिखा, तो कलम के माध्यम से क्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहां पर है करण कारक। लेकिन यहाँ अपादान कारक का जो से है वो अलगाव की स्थिति पैदा करता है, दूरी की स्थिति पैदा करता है, कई बार तुलना करने की स्थिति भी पैदा करता है। तो ये वाला जो से है इस अर्थ में जब वाक्य में आता है तो वहां पर वो अपादान कारक कहलाता है। और इस अपादान कारक की पहचान हम किससे शब्द का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। किससे शब्द के माध्यम से आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, उसका जो उत्तर मिलेगा वही आपका अपादान कारक होगा। उदाहरण के तौर पर पेड़ से आम गिरा। अब यहाँ पर अलगाव हो रहा है, पेड़ और आम का अलगाव हो रहा है, उनकी दूरी बताई गई है।
पेड़ से आम गिरा। तो यहाँ से के माध्यम से दोनों अलग हो रहे हैं। हाथ से छड़ी गिर गई, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, से जो है वो अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है। सुरेश शेर से डरता है। अब यहाँ क्योंकि सुरेश शेर से डरता है तो वो शेर के पास नहीं जाएगा, उससे दूरी बनाकर रखेगा। तो यहाँ भी क्या हो रही है, दूरी या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। गंगा हिमालय से दूर जा रही है, निकल रही है। लड़का छत से गिरा। तो इस तरह के जो सारे उदाहरण है वहां पर से के माध्यम से क्या हो रहा है, वाक्यों में कुछ शब्दों में क्या हो रही है, दूरी आ रही है, अलगाव हो रहा है। तो उसे हम कहते हैं अपादान कारक। इन कारकों को हम कहेंगे अपादान कारक। और इसको पहचानने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, किससे शब्द का प्रयोग करके भी आप प्रश्न बनाकर इन कारकों को पहचान सकते हैं। अगला हमारा कारक है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है, का, के, की, रा, रे, री आदि। इसकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाती हैं। संबंध कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्थापित हो वो होता है संबंध कारक। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है। यहाँ पर सीतापुर के बारे में बात हो रही है, लेकिन सीतापुर का संबंध किससे बताया जा रहा है, मोहन से। किस शब्द के माध्यम से, का शब्द के माध्यम से। सीतापुर मोहन का गांव है, तो यहाँ सीतापुर और मोहन के बीच में संबंध स्थापित हो गया। सेना के जवान आ रहे हैं, के माध्यम से सेना और जवानों के बीच में संबंध स्थापित हुआ। यह सुरेश का भाई है, यह सुनील की किताब है। ये किताब किसकी है, सुनील की। सुनील और किताब का संबंध है यहाँ पर। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे। तो यहाँ पर इन सारे शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम का आपस में का, की, के माध्यम से संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं का, की, के संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं। इनके माध्यम से हम संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। अगला हमारा कारक है सातवां कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। यानी मेन विभक्ति जो है, इसकी मुख्य विभक्ति जो है वो है में और पर। इन दोनों शब्दों के माध्यम से अधिकरण कारक की पहचान होती है। लेकिन कई बार वाक्य में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच इस तरह के शब्द भी आते हैं, तो वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। यानी यदि इन प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से हम प्रश्न बनाएं तो हमारा जो उत्तर मिलेगा वो हमारा अधिकरण कारक होगा। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आसरे, दिनों, यहाँ, वहां, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कई ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां पर में और पर ये दोनों शब्द या ये दोनों विभक्ति चिन्ह यदि ना हो तो भी वहां कुछ शब्दों का प्रयोग करके आधार, क्रिया का जो आधार है वो हमें बता दिया जाता है।
तो वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको बताए गए, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच या किनारे, आसरे, दिनों, यहाँ, वहां, ये भी क्या है, अधिकरण कारक की ही पहचान है। इसे हम पता कर सकते हैं किसमें, किस पर या किस पे, इस शब्दों के माध्यम से प्रश्न बनाकर। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में भी लगा दिया जाता है। वाक्यों में कई बार इस तरह के परिवर्तन भी किए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे उदाहरण यदि हम देखें, अधिकरण कारक का यदि हम उदाहरण देखें तो वो इस तरह से है, हरि घर में है। हरि कहाँ है, तो घर में है। पुस्तक मेज पर है। पानी में मछली रहती है। अगला उदाहरण है, फ्रिज में सेब रखा है। कमरे के अंदर क्या है। तो इन सारे उदाहरणों में यदि आप देखेंगे तो में और पर के माध्यम से क्रिया का जो आधार है वो बताया जा रहा है। लेकिन आखिरी का जो उदाहरण है वहां पर में और पर इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस अंदर शब्द के माध्यम से क्रिया का जो आधार है वो हमें बताने की कोशिश की गई है। तो इस अंदर शब्द के माध्यम से क्योंकि हमें क्रिया का आधार पता चलता है, इसलिए यहाँ पर यही जो है वो हमारा अधिकरण कारक है। तो इस तरह से वाक्यों में यदि अधिकरण कारक का लोप हो, यानी में और पर इन शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, लेकिन फिर भी किसी शब्द के माध्यम से यदि हमें क्रिया के आधार का पता चल रहा हो, तो वहां पर भी अधिकरण कारक होता है और उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से प्रश्न बनाकर पता कर सकते हैं। आखिरी हमारा कारक है संबोधन कारक, जिससे हम संबोधित करते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहां पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये इसकी मुख्य पहचान है, क्योंकि संबोधन के लिए हम कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने खुद ही पढ़ा कि पुकारने के लिए भी हम कई बार शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार चेतावनी देने के लिए सावधान, दूर हटो या दूर रहो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी हम करते हैं। तो ये क्या है, ये शब्द हम चेतावनी देने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान बटाने के लिए भी कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, और ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये संबोधन कारक की मुख्य पहचान है। इसके निशान या विभक्ति यदि हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हे, अरे, अजी, अहो और भी बहुत सारे काम ये इसकी लिस्ट में आते हैं। और इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, यानी इसका कोई फिक्स विभक्ति नहीं है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कर्ता कारक की विभक्ति है ने, एक ने के माध्यम से हम कर्ता कारक को ढूंढ सकते हैं। कर्म कारक को के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। करण कारक को से के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो उन सब की विभक्तियां फिक्स हैं, उन सब के निशान फिक्स हैं। लेकिन संबोधन कारक में ऐसा नहीं है। संबोधित करने के लिए हम कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो सारे शब्द जो है वो संबोधन कारक में आ जाते हैं। तो इसकी कोई भी ऐसी विभक्ति निश्चित नहीं है। उदाहरण यदि हम देखें तो हे ईश्वर रक्षा करो, तो यहाँ हे ईश्वर के नाम से हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। अरे बच्चों शोर मत करो, यहाँ बच्चों को संबोधित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अरे का प्रयोग कर रहे हैं। हे राम यह क्या हो गया। अरे भाई यहाँ आओ। अजी तुम उसे क्या मारोगे। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया, चेतावनी देने के लिए सावधान, युद्ध के लिए तैयार, या दूर हटो, पीछे हटो, इस तरह के शब्दों का भी जो हम प्रयोग करते हैं वो भी संबोधन शब्द
हो जाते हैं। तो वहां उन शब्दों का जो है हम कारक के रूप में यदि हम देखें तो वो संबोधन कारक बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने सारे कारक, उनकी पहचान कैसे करते हैं यानी उनके लक्षण, और उनके कुछ उदाहरण देखे जिसके माध्यम से हम कारकों को पहचान सकते हैं। उनकी विभक्ति चिन्ह हमने पढ़े। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि आपकी परीक्षा में व्याकरण विभाग में अभी तक हमने जो 8 कारक पढ़े, कारक की पहचान पढ़ी, वो आपको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए काम आएंगे। यानी जब भी आप निबंध लेखन करेंगे, कहानी लेखन करेंगे या लेखन कौशल से संबंधित कोई भी लेखन कार्य करेंगे, तो वहां पर आपको हर एक वाक्य में कारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना कारक लगाए, जैसा कि हमने पढ़ा कि बिना कारक का प्रयोग किए हम वाक्य को अर्थपूर्ण नहीं बना सकते, क्योंकि उस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म का हम संबंध ही स्थापित नहीं कर पाएंगे बिना कारक के प्रयोग के। तो कारक हमें हर एक वाक्य में आवश्यकता होती है। तो जब इन कारकों का ज्ञान आपको होगा, उनके अर्थ का ज्ञान होगा, उनकी विभक्ति चिन्हों का आपको ज्ञान होगा, तो जाहिर सी बात है आप अपनी वाक्य रचना सही और सटीक कर पाएंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आपको व्याकरण विभाग में यानी चौथे विभाग में, आपके प्रश्न पत्र के चौथे विभाग में आपको प्रश्न पूछा जाता है कारक से संबंधित, कि वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। इस तरह के प्रश्न में आपको 2 वाक्य दिए जाते हैं। दोनों वाक्य में जो कारक है उसे पहचानना होता है, और वो कौन से प्रकार का कारक है वो बताना होता है। जैसे पहला उदाहरण है, अखबार में यह समाचार छपा है। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह आया है में। अब में के पहले का जो शब्द है वो भी हम अपने उत्तर में लिखेंगे, यानी अखबार में। तो में कौन से कारक की पहचान थी? वो था अधिकरण कारक। तो यहाँ अखबार में हमारा उत्तर है अधिकरण कारक। दूसरा उदाहरण, 1 साल पहले मैं आश्रम से बाहर गया था। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है से। जितने भी 8 प्रकार के कारक हमने पढ़े, यहाँ पर उनमें से एक चिन्ह आया है से। अब क्योंकि से दोनों के पास था, करण कारक के पास भी और अपादान कारक के पास, तो यहाँ पर ये कौन सा प्रयोग हुआ है, करण कारक का से है या अपादान कारक का से, ये हमें वाक्य का अर्थ बताएगा। तो वाक्य का अर्थ क्या निकलता है? 1 साल पहले मैं आश्रम से बाहर गया था, यानी ये आश्रम और मेरे बीच में दूरी आ रही है। तो दूरी बताने वाला जो से है वो होता है अपादान कारक का। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आश्रम से अपादान कारक। तीसरा, मैं जानता हूं कि मेरे सब जवाब सही थे। अब यहाँ पर आया है कि, और की का जो प्रयोग है वो संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ कौन सा कारक आ गया है? संबंध कारक। आखिरी उत्तर, माँ ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा। अब यहाँ एक साथ एक वाक्य में कई तरह के कारक का प्रयोग हो गया है। जैसे माँ ने, तो वो हो गया कर्ता कारक। सोफे के, वो हो गया संबंध कारक। नीचे से, अपादान कारक। बिल्ली को, संबंध कारक। तो इस तरह से आपको वाक्य दिया होगा, उस वाक्य में कौन सा विभक्ति चिन्ह है, उस विभक्ति चिन्ह के माध्यम से आप कारक की पहचान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन सा विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इस सारणी के माध्यम से आपको क्या करना है, ये सारणी अच्छी तरह से याद करनी है। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह की, कौन से कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है, जब ये आपको याद होगा तो आप वाक्य को देखकर ही तुरंत बता सकते हैं कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है। तो ये सारणी आपको अच्छे से याद करनी है। इससे आप कारक संबंधित प्रश्नों को भी, व्याकरण विभाग के प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। और जब आप लक्षण इसके समझ लेंगे तो आपकी जो वाक्य रचना है, आप जो स्वयं लेखन कार्य करते हैं, उन लेखन कार्यों में भी कोई गलतियां नहीं होंगी। तो आज की क्लास में व्याकरण विभाग में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से एक नए घटक, एक नए विषय के साथ मिलेंगे। आज की क्लास अटेंड करने के लिए, ध्यान देने के लिए थैंक यू सो मच।